एवरीवन, सो दिस इज़ द पार्ट 2। बेटा ये वीडियो 2 है रिवीजन का, जिसमें हम BBCCT 119 जो हॉर्मोन्स से रिलेटेड हमारा सब्जेक्ट है हम उसको कर रहे हैं। फर्स्ट वीडियो में ऑलरेडी हम कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जैसे मैंने बोला था पैथोफिजियोलॉजी बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लस हमने चैप्टर 1 को डिटेल में डिस्कस करा था। यहाँ पे हम कंटिन्यू करेंगे, तो यहाँ पे हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 10 क्योंकि बेटा मेरे हिसाब से चैप्टर 10, 11, 12 मेनली चैप्टर नंबर 10 और 12 जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले हम 10 और 12 को गो थ्रू करेंगे। ओके जी, तो अगर आ जाते हैं चैप्टर नंबर 10 पे, दैट इज हार्मोन मीडिएटेड सिग्नलिंग 1। इसके अंदर बेटा हमने पढ़ना है हार्मोन रिसेप्टर क्या होते हैं, हार्मोन रिसेप्टर के टाइप क्या होते हैं, हार्मोन रिसेप्टर कैसे काम करता है, स्कैटकार्ड एनालिसिस क्या होता है, GPCR और सेकंड मैसेंजर के बारे में। ये सारे ही क्वेश्चंस बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले सिग्नलिंग से या हार्मोन रिसेप्टर से। हार्मोन रिसेप्टर क्या होते हैं बच्चे? So, hormone receptors can be defined as the subset of substantial number of molecules utilized by the cell to receive specific information from other cell and external environment। इसका मतलब सेल के ऊपर कुछ ऐसे मॉलिक्यूल्स जो इन्फॉर्मेशन को रिसीव करने में हेल्प करते हैं, वो इन्फॉर्मेशन जो दूसरे सेल से या एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से आ रही है। तो बेसिकली हार्मोन्स जो होते हैं, हमने ये चीज़ चैप्टर 1 में भी पढ़ी थी कि कुछ हार्मोन्स जो होते हैं जैसे पेप्टाइड या प्रोटीन हार्मोन्स, वो सेल मेम्ब्रेन को क्रॉस नहीं कर सकते, तो वो जाके सरफेस रिसेप्टर पे बाइंड होते हैं। जो स्टेरॉयड हार्मोन होते हैं वो सेल मेम्ब्रेन को क्रॉस कर जाते हैं, तो वो इंट्रासेल्युलर रिसेप्टर से बाइंड करते हैं। तो रिसेप्टर वो मॉलिक्यूल है जो बेसिकली लिगैंड के साथ या हार्मोन के साथ बाइंड कर रहा है और उसको रिकॉग्नाइज करने में हेल्प कर रहे हैं। ठीक है, तो सच स्पेसिफिसिटी ऑफ हार्मोन एक्शन इज प्राइमरली बिकॉज ऑफ द एबिलिटी ऑफ रिसेप्टर। कोई भी हार्मोन अपनी फंक्शनिंग में इतना स्पेसिफिक क्यों है? क्योंकि हर हार्मोन जाके अपने स्पेसिफिक रिसेप्टर से बाइंड कर रहा है। अगर आप यहाँ पे देखोगे तो ये ग्रीन कलर में बेटा आपको दिखाया हुआ है हार्मोन और ये ब्लू कलर में दिखाया हुआ है रिसेप्टर। तो इनकी जो शेप है वो एक दूसरे के अकॉर्डेंस में है। अगर ये वाला हार्मोन हम देखें इधर और ये हार्मोन इधर बाइंड नहीं हो सकता, तो मतलब कि हर हार्मोन अपने स्पेसिफिक रिसेप्टर के साथ जाके ही बाइंड होगा। ठीक है, अब ये जो रिसेप्टर की अगर हम बात करें, ये रिसेप्टर बेटा ये भी हो सकता है, जैसे प्रोटीन है तो वो आके सेल की सरफेस पे करेगा। तो इसी तरह जो रिसेप्टर्स हैं वो दो तरीके के हो सकते हैं, एक्स्ट्रा सेल्यूलर और इंट्रासेल्यूलर। उससे पहले अगर हम आए कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ हार्मोन रिसेप्टर के कैरेक्टरिस्टिक्स की अगर बात करें, तो ये इनका केमिकल नेचर या तो ये प्रोटीन होते हैं या तो ये ग्लाइकोप्रोटीन होते हैं। हार्मोन रिएक्ट करता है अपने रिसेप्टर के साथ रिवर्सिबल मैनर में, मतलब हार्मोन प्लस रिसेप्टर क्या बन जाता है, हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स बन जाता है, और हार्मोन की हाई एफिनिटी होती है उस रिसेप्टर के लिए, मतलब हाईली स्पेसिफिक होता है। रिसेप्टर जो है एग्जिबिट हाई डिग्री ऑफ हार्मोनल स्पेसिफिसिटी एंड डिस्टिंग्विश हार्मोन फ्रॉम अदर मॉलिक्यूल दैट मे हैव सिमिलर स्ट्रक्चर। तो ये जो रिसेप्टर है ये अपने हार्मोन को, अपने स्पेसिफिक अपने जो काउंटर हार्मोन है उसको रिकॉग्नाइज करने के लिए बहुत ज़्यादा स्पेसिफिक होता है और स्पेशलाइज्ड होता है। बाइंड टू द हार्मोन इवन इफ इट्स कॉन्सेंट्रेशन इज एक्सेप्शनली लो। अगर हार्मोन की कॉन्सेंट्रेशन कम भी है तब भी रिसेप्टर उसके साथ बाइंड कर जाएगा। लोकेशन ऑफ हार्मोन रिसेप्टर इज एप्टली टिश्यू स्पेसिफिक। हार्मोन रिसेप्टर की लोकेशन कहाँ पे होगी, ये टिश्यू टू टिश्यू वेरी कर सकता है। रिसेप्टर्स अंडरगो कॉन्फर्मेशनल चेंज व्हेन बाउंड टू द हार्मोन एंड ट्रिगर अ वाइड रेंज ऑफ सिग्नल ट्रांसजेक्शन पाथवे। जब हार्मोन बाइंड कर जाएगा बेटा रिसेप्टर के साथ, तो रिसेप्टर के स्ट्रक्चर में कुछ चेंजेस आएंगे जिसकी वजह से एक सिग्नल ट्रांसजेक्शन पाथवे जो है वो शुरू हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद अगर हम आ जाएं टाइप ऑफ हार्मोन रिसेप्टर्स पे, टाइप ऑफ हार्मोन रिसेप्टर्स में हमें जो बेसिकली पढ़ना है वो पढ़ना है दो, एक तो एक्स्ट्रा सेल्यूलर रिसेप्टर्स या मेम्ब्रेन रिसेप्टर्स और इंट्रा सेल्यूलर रिसेप्टर। ये किस कैटेगरी के बेसिस पे हम डिवाइड कर रहे हैं या इनको क्लासीफाई कर रहे हैं, बेस्ड ऑन द लोकेशन ऑफ हार्मोन रिसेप्टर, कि हार्मोन रिसेप्टर कहाँ पे प्रेजेंट है। और इसका रीज़न भी बेटा यही है जो हमने चैप्टर 1 में डिस्कस करा था, कुछ वाटर सोल्यूबल हार्मोन्स होते हैं वो सेल मेम्ब्रेन को क्रॉस नहीं कर सकते, लिपिड बैरियर को कैन नॉट क्रॉस द लिपिड बैरियर, तो इसलिए उसके जो रिसेप्टर्स होते हैं वो सेल सर्फेस पे प्रेजेंट होते हैं। वेयर एज जो लिपिड सोल्यूबल हार्मोन्स होते हैं जैसे स्टेरॉइड या थायराइड हार्मोन, ये सेल मेम्ब्रेन को इजीली क्रॉस कर सकते हैं क्योंकि ये लाइपोफिलिक है और ये इंट्रासेल्यूलर रिसेप्टर्स से जाके इंटरैक्ट करते हैं। तो मतलब इनके जो रिसेप्टर्स होते हैं वो साइटोसॉल में या न्यूक्लियस में होते हैं। तो यहाँ अगर आप डायग्राम देखो, हार्मोन रिसेप्टर दो कैटेगरी के हो सकते हैं, तो सेल सरफेस पे मतलब एक्स्ट्रा सेल्यूलर, या फिर न्यूक्लियर पे दैट इज इंट्रा सेल्यूलर। तो जो एक्स्ट्रा सेल्यूलर रिसेप्टर है बेटा सेल के बाहर रिसेप्टर है, वो हार्मोन के साथ आके बाइंड हुआ, लेकिन वो कुछ तो ऐसा करेगा ना जिसकी वजह से सेल के अंदर अब जो रिएक्शन है, जो हार्मोन जो एक्शन परफॉर्म करवाना चाहता है वो एक स्टार्ट हो। ठीक है, तो ये जो एक्स्ट्रा सेल्यूलर रिसेप्टर्स होते हैं ये किसी ना किसी मॉलिक्यूल के साथ लिंक्ड होते हैं जो कि सेल के अंदर हम कह सकते हैं सेल के अंदर कनेक्टेड होती है, जैसे कि टायरोसाइन काइनेस हो सकता है, जी प्रोटीन्स हो सकते हैं। ठीक है, और भी बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं। और जो इंट्रासेल्यूलर रिसेप्टर है जो न्यूक्लियस के अंदर ही है, वो या तो साइटोसेलिक होता है या फिर न्यूक्लियस, मतलब कि ये जो हार्मोन होगा इसका रिसेप्टर या तो साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट है या फिर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन पे और न्यूक्लियस पे प्रेजेंट है।
एक्स्ट्रा सेलुलर मेम्ब्रेन रिसेप्टर्स में बी डिसेमिनेटेड ओवर द होल सरफेस या लिमिटेड टू सम रीजन। ऐसा भी हो सकता है कि पूरी सरफेस के ऊपर रिसेप्टर प्रेजेंट हो, और ऐसा भी हो सकता है कि सिर्फ सेल के किसी स्पेसिफिक रीजन में ही हॉर्मोन्स रिसेप्टर्स प्रेजेंट हो। मेम्ब्रेन रिसेप्टर्स बाइंड करते हैं पेप्टाइड हार्मोन के साथ या स्मॉल मॉलिक्यूल जो कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन को क्रॉस नहीं कर सकता, जैसे कैटेकोलामीन या डोपामीन। बेसिकली ये अमीन्स है जो कि आयनिक होते हैं और इस वजह से मेम्ब्रेन को क्रॉस नहीं कर पाते, ठीक है। सेल सरफेस या मेम्ब्रेन रिसेप्टर्स जो होते हैं इंटीग्रल मेम्ब्रेन प्रोटीन्स होते हैं। इंटीग्रल मेम्ब्रेन प्रोटीन का मतलब ये है, अगर बेटा यहाँ पे सेल मेम्ब्रेन है तो ये जो रिसेप्टर है वो इस तरीके से होगा, मतलब वो पूरी मेम्ब्रेन के अंदर भी है, उसका एक पार्ट एक्स्ट्रा सेल्यूलर स्पेस में है और एक पार्ट जो है वो साइटोप्लाज्मिक स्पेस में है, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें तो हैव रीजन्स दैट कंट्रीब्यूट टू द 3 बेसिक डोमेन। तो 3 बेसिक डोमेन कौन से होते हैं इंटीग्रल मेम्ब्रेन प्रोटीन के या एक्स्ट्रा सेल्यूलर रिसेप्टर के? एक तो एक्स्ट्रा सेल्यूलर डोमेन जो सेल के बाहर लाई कर रहा है, जहाँ पे आके हार्मोन या लिगेंड बाइंड करेगा। दूसरा है ट्रांस मेम्ब्रेन डोमेन, मतलब कि जो सेल मेम्ब्रेन में जितना पार्ट प्रेजेंट है वो हो गया उसका ट्रांस मेम्ब्रेन डोमेन, जो उसको हेल्प करता है रिसेप्टर्स को मेम्ब्रेन के साथ जोड़ने के लिए। तीसरा है साइटोप्लाज्मिक डोमेन। साइटोप्लाज्मिक मतलब वो पार्ट जो अंदर की तरफ है, ठीक है। साइटोप्लाज्मिक डोमेन ऑफ मेम्ब्रेन रिसेप्टर्स आर दस द इफेक्टर रीजन, क्योंकि यहीं से सेल के अंदर जो है वो इफेक्ट या जो टारगेट एक्शन है वो शुरू होगा। नेक्स्ट है बेटा इंट्रासेल्युलर रिसेप्टर। इंट्रासेल्युलर रिसेप्टर्स क्या हुआ है? प्रेजेंट इनसाइड द टारगेट सेल। ये न्यूक्लियस में भी हो सकते हैं, साइटोप्लाज्म में भी हो सकते हैं। यहाँ पे ये रिस्पॉन्ड करते हैं हाइड्रोफोबिक सिग्नलिंग मॉलिक्यूल, मतलब हाइड्रोफोबिक मतलब वाटर हीटिंग, लाइपोफिलिक मतलब फैट लविंग जो इजीली फैट्स के साथ डिजोल्व हो जाते हैं और मेम्ब्रेन को क्रॉस कर लेते हैं, जैसे कि स्टेरॉइड हार्मोन, नाइट्रिक ऑक्साइड, हाइड्रोजन पेरोक्साइड, जितने गैसेस हार्मोन्स भी होते हैं ना वो भी बेटा मेम्ब्रेन को इजीली क्रॉस कर लेते हैं, तो उनके रिसेप्टर्स भी इंट्रासेल्युलर रिसेप्टर होते हैं। इंट्रासेल्युलर रिसेप्टर्स जो है उनके 3 डिस्टिंक्ट डोमेन्स है, 3 डिस्टिंक्ट पार्ट है। एक ट्रांसक्रिप्शन एक्टिवेटिंग डोमेन। अब मतलब क्या है बेटा? ट्रांसक्रिप्शन एक्टिवेटिंग डोमेन का मतलब है कि ये ट्रांसक्रिप्शन को स्टार्ट करेगा। ट्रांसक्रिप्शन क्या होता है? वो प्रोसेस जहाँ से डीएनए जो है वो क्या बनाना शुरू करता है? आरएनए। तो द अमीनो टर्मिनस एंड इज इन्वॉल्व इन एक्टिवेटिंग या स्टिमुलेटिंग द ट्रांसक्रिप्शन बाय इंटरेक्टिंग विद द कंपोनेंट्स ऑफ ट्रांसक्रिप्शनल मशीनरी। तो इसका जो अमीनो टर्मिनल है, अमीनो टर्मिनल मतलब एन टर्मिनल जो है, क्योंकि अमीनो एसिड्स यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, तो वो जो है वो ट्रांसक्रिप्शनल मशीनरी के साथ मतलब डीएनए के साथ इंटरैक्ट कर सकता है और ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट करा सकता है। दूसरा होता है बेटा डीएनए बाइंडिंग डोमेन। ये बाइंड करता है फॉर द बाइंडिंग ऑफ रिसेप्टर टू द स्पेसिफिक डीएनए सीक्वेंस। यहाँ पे रिसेप्टर जो है वो बाइंड करेगा स्पेसिफिक डीएनए सीक्वेंस के साथ। और एक है लिगेंड बाइंडिंग डोमेन। लिगेंड बाइंडिंग डोमेन कौन सा है? सी टर्मिनल जो है वो लिगेंड बाइंडिंग डोमेन है, जहाँ पे आके हार्मोन जो है वो बाइंड कर रहा है। ये था बच्चे इंट्रासेल्युलर रिसेप्टर्स के बारे में, ठीक है। तो इस पे हार्मोन्स कैसे रिसेप्टर के साथ बाइंड करते हैं, रिसेप्टर के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं, टाइप ऑफ रिसेप्टर्स क्या होते हैं, उनको क्लासिफाई करो या उनके बीच में डिफरेंस लिखो आ सकता है। नेक्स्ट है बेटा स्कैटार्ड या स्कैटचार्ड एनालिसिस, जैसे मर्जी आप इसको प्रोनाउंस कर सकते हो। तो ये भी 1 या 2 पेपर्स में या उससे ज़्यादा पेपर्स में हमने देखा है। तो अगर आप इसके बारे में एक इंट्रो देखो तो बेसिकली ये होता क्या है, हार्मोन बाइंड टू बोथ क्लासेस ऑफ रिसेप्टर विद स्पेसिफिसिटी एंड हाई एफिनिटी। चाहे इंट्रासेल्युलर रिसेप्टर हो चाहे एक्स्ट्रा सेल्युलर रिसेप्टर हो, हार्मोन उसके साथ बाइंड कर रहे हैं। दीज कैरेक्टरिस्टिक्स आर ऑफन डिस्क्राइब बाय स्केचार्ड प्लॉट। तो बेसिकली हम स्केचार्ड प्लॉट बनाते हैं जिससे हार्मोन की बाइंडिंग कैसे हो रही है उसको स्टडी करते हैं, विच अलाउज एस्टिमेशन ऑफ इक्विलिब्रियम डिसोसिएशन कॉन्स्टेंट, जिससे हम डिसोसिएशन कॉन्स्टेंट मैक्सिमम बाइंडिंग वैल्यू जो है वो देख पाते हैं या ऑब्जर्व कर सकते हैं, ठीक है। सो हार्मोन बाइंड विद रिसेप्टर्स, जिसकी वजह से सेल्युलर रिस्पॉन्स जो है वो शुरू हो जाए। जब एक हार्मोन टारगेट सेल पे आता है तो उसका सबसे पहला स्टेप क्या होता है? रिसेप्टर के साथ बाइंड करना, और रिसेप्टर के साथ बाइंड करने पे उस सिग्नल को जो भी वो लेकर आया उसको चेंज करना, सेल के अंदर ट्रांसफ़र करना, ठीक है। तो वो चेंज जो सेल के अंदर होगा वो किसके थ्रू होगा? थ्रू सेकेंडरी मैसेंजर। क्योंकि हार्मोन देखो ये एक हार्मोन है, ये हार्मोन आया यहाँ पे आके रिसेप्टर के साथ बाइंड करा, तो ये बेटा था प्राइमरी मैसेंजर, ठीक है। लेकिन ये सेल के अंदर नहीं जा सकता, ये खुद तो अंदर कोई सिग्नलिंग नहीं स्टार्ट कर सकता ना। जब ये रिसेप्टर के साथ बाइंड करेगा तो अंदर सिग्नलिंग मॉलिक्यूल्स होंगे जो हो जाएंगे सेकंड मैसेंजर, जो सेल के अंदर जो भी एक्शन होना है या टारगेट होना है उसको परफॉर्म करने में हेल्प करेंगे, ठीक है। The second messenger then trigger a series of molecular interaction within the cell. In general, all receptors have 2 significant components. तो हर रिसेप्टर के 2 कंपोनेंट होंगे। एक कंपोनेंट जहाँ पे लिगेंड या हार्मोन आके बाइंड कर रहा है, ठीक है। दूसरा होगा इफेक्टर डोमेन। इफेक्टर डोमेन मतलब कि जहाँ पे हार्मोन और लिगेंड के बाइंड करते सारी सेल के अंदर बायोलॉजिकल रिस्पॉन्स जनरेट होना शुरू हो गया,
ठीक है। द फ्री हॉर्मोन्स विच आर बायोलॉजिकली एक्टिव फॉर्म रेडिली पास थ्रू द लाइपोफिलिक प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ द सेल्स एंड बाइंड विद द रिसेप्टर ईदर इन साइटोसोल और न्यूक्लियस। फॉर फ्री हॉर्मोन्स द लिगेंड रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स इज इंट्रासेल्युलर मैसेंजर। अब ज़्यादातर जो सेकेंड मैसेंजर वाला काम होता है ना, वो होता है बेटा उसके अंदर जो प्रोटीन हार्मोन है, क्योंकि वो सेल के अंदर नहीं जा सकते, ठीक है। जो सेल के अंदर जा रहे हैं वो तो सीधा अंदर जाके अपना कैस्केड स्टार्ट कर सकते हैं। अब हम आ जाते हैं इसके चार्ट एनालिसिस पे। इसके बारे में क्या है बेटा, इसमें हमें ग्राफ प्लॉट करते हैं। इट इज़ अ ग्राफिकल मेथड ऑफ एनालाइजिंग लिगेंड बाइंडिंग काइनेटिक्स टू रिसेप्टर। इसका मतलब ये है कि लिगेंड मतलब हार्मोन जो है वो कितनी स्पीड पे, कितनी जल्दी या कितने अमाउंट में, काइनेटिक्स में हम बेसिकली कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स में बाइंडिंग हो रही है, कितनी जल्दी बाइंडिंग हो रही है, ये सारी चीज़ें देखते हैं। तो ये बेटा एक ग्राफिकल मेथड है जहाँ पे हम काइनेटिक्स, लिगेंड बाइंडिंग काइनेटिक्स टू रिसेप्टर्स पढ़ते हैं कि लिगेंड और रिसेप्टर जब बाइंड कर रहे हैं तो उसकी काइनेटिक्स क्या है, मतलब स्पीड क्या है, कितने मॉलिक्यूल्स, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स जो है वो बाइंड कर रहे हैं। तो यहाँ पे ग्राफ प्लॉट होता है किस किस में, B/F वर्सेस B max चेक करने के लिए, ठीक है। तो स्कैटर्ड प्लॉट जनरली एनालाइजेस द रेशियो ऑफ टोटल अमाउंट ऑफ रिसेप्टर बाउंड टू द लिगेंड इन इट्स फ्री कॉन्सेंट्रेशन, मतलब कितने रिसेप्टर लिगेंड के साथ या हार्मोन के साथ बाइंड कर रहे हैं अगेंस्ट द टोटल बाउंड लिगेंड। टोटल बाउंड लिगेंड में से मान लो बहुत सारे हार्मोन्स ने बाइंड करे, ठीक है। कभी कभी एक से दूसरी जगह पे भी बाइंड कर सकते हैं। तो उन बाइंडिंग में कितने जो हार्मोन्स है, कितने जो लिगेंड है उन्होंने रिसेप्टर के साथ बाइंड करे, ठीक है। तो यहाँ पे हम किसको प्लॉट कर रहे हैं, टोटल अमाउंट ऑफ रिसेप्टर बाउंड लिगेंड इन इट्स फ्री कॉन्सेंट्रेशन अगेंस्ट द टोटल बाउंड लिगेंड, दैट इज़ बी। फॉर अ स्पेसिफिक रिसेप्टर जो स्लोप होगी, क्योंकि ये बेटा डिक्लाइन हो रही है, धीरे धीरे कम हो रही है, तो स्लोप की वैल्यू नेगेटिव में आ जाएगी। तो ये किसके इक्वल हो जाएगी, -KA, मतलब कि KA क्या है, एसोसिएशन ऑफ कांस्टेंट। और अगर मैं इसको डिसोसिएशन कांस्टेंट के टर्म में लिखना चाहूँ तो वो हो जाएगा रेसिप्रोकल ऑफ KD, ठीक है। और ये जो एक्स इंटरसेप्ट है, ये एक्स इंटरसेप्ट हमें वैल्यू देता है किसकी, B max की। इसका यूज़ क्या है, ये क्यों यूज़ करा जाता है, ये काइनेटिक्स को, लिगेंड बाइंडिंग काइनेटिक्स को स्टडी करने के लिए यूज़ करते हैं। अब नेक्स्ट जो हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है GPCR मतलब कि जी प्रोटीन कपल्ड रिसेप्टर्स। तो जी प्रोटीन के साथ जो रिसेप्टर्स कपल्ड होते हैं उनको बोलते हैं GPCR। जी प्रोटीन कपल्ड रिसेप्टर्स जो होते हैं वो सबसे ज़्यादा और सबसे डाइवर्स फॉर्म ऑफ सेल सरफेस रिसेप्टर्स है। दीज आर नेम्ड सो बिकॉज दे कपल विद जी प्रोटीन। जी प्रोटीन मतलब कि गुआनोसाइन न्यूक्लियोटाइड बाइंडिंग प्रोटीन, मतलब कि GDP या फिर GTP, ठीक है, उनके साथ ये बाइंड करते हैं। GPCR जो होता है उसके अंदर 7 ट्रांसमेम्ब्रेन हेलिसेस है, इसीलिए इसको 7 ट्रांसमेम्ब्रेन रिसेप्टर भी बोला जाता है। यहाँ पे अगर आप डायग्राम देखोगे तो बेटा ये रहा इसका डायग्राम, यहाँ पे 7 टाइम ये मेम्ब्रेन को स्पैन कर रहा है, 1 2 3 4 5 6 एंड 7। एन टर्मिनल जो है वो इसका एक्स्ट्रा सेल्यूलर पार्ट में लाई कर रहा है। जो C टर्मिनल है, कार्बोक्सी टर्मिनस है, वो इंट्रा सेल्यूलर है, मतलब वो साइटोप्लाज्म की साइड पे एक्ट कर रहे हैं, ठीक है। अब होता क्या है बेटा, ये जो रिसेप्टर है देखो यहाँ पे आके एन टर्मिनल पे आके हार्मोन बाइंड होगा। अब उसकी वजह से क्या होगा, जो सिग्नल है वो अंदर जाके ट्रांसडक्ट होगा। अंदर सिग्नल कैसे ट्रांसडक्ट हो रहा है, क्योंकि जो कार्बोक्सी टर्मिनल है ना वो किसी जी प्रोटीन के साथ लिंक्ड होगा, और ये बेटा लिंक्ड होता है किसके साथ, GDP के साथ, ठीक है। और यहाँ पे 3 सब यूनिट भी होते हैं, अल्फा, बीटा और गामा। अल्फा, बीटा, गामा 3 सब यूनिट जो होते हैं वो अटैच होते हैं। ये रहा बच्चे डायग्राम जिसमें आप देख सकते हो, ये हमारा जो ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन दैट इज़ जी प्रोटीन है। उसके बाद यहाँ पे ये अल्फ़ा, बीटा और गामा 3 सब यूनिट के साथ अटैच है। और जब ये एक्टिवेट होगा, पहले जो अल्फ़ा है ना बेटा वो GDP के साथ बाउंड होता है, ठीक है, क्योंकि हमने बोला कि ये जी कपल्ड होगा, जी प्रोटीन के साथ ये कपल्ड है, मतलब GDP के साथ ये कपल्ड है, ये बाइंड है। और जब ये लिगेंड आके रिसेप्टर से बाइंड करेगा तो GDP को रिप्लेस कौन कर देगा, GTP, और यहाँ पे आके GTP अटैच हो जाएगा, जिसकी वजह से फर्दर जो रिएक्शन है वो शुरू हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे GTP जो है वो इस यूनिट को एक्टिवेट कर देता है। सो बेसिकली GPCR जो है वो एक स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन शेयर करते हैं, जिनमें 7 ट्रांसमेम्ब्रेन सेगमेंट्स है। एक्स्ट्रा सेल्यूलर एमिनो टर्मिनल है जो कि कोवेलेंटली बाइंड होता है कार्बोहाइड्रेट के साथ, मतलब कि ग्लाइकोसाइलेशन हुई होती है, ग्लाइकन्स के साथ या किसी भी शुगर के साथ वो बाउंड होता है। इंट्रा सेल्यूलर है कार्बोक्सी टर्मिनस, जो कहाँ पे लाई करता है, साइटोप्लाज्म में लाई करता है। GPCR के अंदर बेटा सिंगल स्ट्रैंड ऑफ प्रोटीन होता है और 7 स्ट्रेचेस, मतलब 7 टाइम्स वो मेम्ब्रेन को स्पैन कर रहा होता है। जब वो मेम्ब्रेन को स्पैन कर रहा होता है तो बेटा वहाँ पे क्रिएट होते हैं द इंटरवेनिंग पोर्शन लूप टू क्रिएट 3 एक्स्ट्रा सेल्यूलर लूप और 3 इंट्रा सेल्यूलर लूप। इसका मतलब ये हुआ बेटा, ये मेम्ब्रेन में ऐसे स्पैन कर रहा है,
ठीक है। तो ये वाला जो पार्ट है जो बाहर की तरफ है ये बनेगा ECl और जो अंदर की तरफ है ये बनेगा ICl, ठीक है। The length of extracellular and intracellular loops and the carboxy and terminal tail alters in distinct way. इनकी जो लेंथ होती है वो वेरी कर सकती है। Most GPCRs have at least one glycosylation site in their end terminal. End terminal कहाँ था बेटा? बाहर था, एक्सटर्नल एक्स्ट्रासेलुलर स्पेस में। तो वहाँ पे क्या होता है, कम से कम एक साइट होती है जहाँ पे ग्लाइकोसाइलेशन हो जाती है। ग्लाइकोसाइलेशन क्या करती है, उसको रिसेप्टर को स्टेबल कर देती है, ठीक है। और अंदर की साइड मेम्ब्रेन की साइड पे होती है बेटा पामेटोटाइलेशन, मतलब कि वहाँ पे पामेटिक एसिड या कोई भी फैटी एसिड जो है वो आके अटैच हो जाता है, जिसकी वजह से वो सेल मेम्ब्रेन के साथ रिसेप्टर जो है अच्छे से जुड़ा रहता है, ठीक है। तो रिसेप्टर और मेम्ब्रेन को बाउंड करने के लिए वहाँ पे कोई ना कोई फैटी एसिड, पामेटिक एसिड ऐसा प्रेजेंट होता है जो उनको ज्वाइन करने में, एंकर करने में हेल्प करेगा। तो यहाँ पे हमने पढ़ा कि GPCR मतलब ये रिसेप्टर है कैसा, ट्रांसमेम्ब्रेन रिसेप्टर है जो 7 टाइम ट्रांसपोज कर रहा है। बाहर उसका N टर्मिनल है, अंदर उसका C टर्मिनल है। N टर्मिनल पे क्या क्या प्रेजेंट है, C टर्मिनल पे क्या क्या प्रेजेंट है, बीच में ECl प्रेजेंट है, ICl प्रेजेंट है। इसके अलावा बट अब हम इसमें पढ़ना है कि G प्रोटीन क्या होता है। रिसेप्टर तो हमने पढ़ लिया, लेकिन G प्रोटीन का यहाँ पे क्या रोल है, क्योंकि अंदर वाला जो पार्ट है वो किसी ना किसी G प्रोटीन के साथ, हमने कहा जो अंदर की तरफ मेम्ब्रेन होगी वो किसके साथ कनेक्टेड होगी, किसी G प्रोटीन के साथ, मतलब कि वो GDP के साथ बाउंड है। तो वो हमें पढ़ना है। G प्रोटीन जो होते हैं हेट्रोट्राइमेरिक होते हैं, मतलब कि 3 सब यूनिट से बने हुए हैं, और हेट्रो है तो मतलब तीनों अलग, तो एक अल्फा, एक बीटा और एक गामा। ये मेम्ब्रेन सरफेस से जॉइंट होते हैं लिपिड मॉलिक्यूल की वजह से, जैसे कि फैटी एसिड या पामेटिक एसिड की वजह से। उसके बाद इन इट्स इनएक्टिव स्टेट, जब ये इनएक्टिव है मतलब कि रिसेप्टर के साथ अभी हार्मोन या लिगेंड आके बाइंड नहीं हुआ, तो अल्फा सब यूनिट जो है वो GDP के साथ बाउंड होता है। और जब लिगेंड और रिसेप्टर की बाइंडिंग हो जाती है, ये एक्टिवेट हो जाता है, तो उस टाइम पे वहाँ पे GDP को रिप्लेस कौन कर देता है, GTP, मतलब कि GDP हटा के वहाँ पे GTP गुआनोसाइन ट्राइफॉस्फेट आ जाता है। बीटा और गामा सब यूनिट जो होते हैं वो टाइटली बाउंड होते हैं एक दूसरे के साथ और डाइमर बना रहे होते हैं। GPCR बिफोर इट बाइंड टू सिग्नल मॉलिक्यूल और लिगेंड रिमेन इन एन इनएक्टिव स्टेट। जब तक लिगेंड रिसेप्टर के साथ बाइंड नहीं करेगा तब तक GPCR जो है वो इनएक्टिव स्टेट में रहेगा, मतलब GDP के साथ ज्वाइन रहेगा। बाइंडिंग ऑफ सिग्नल मॉलिक्यूल्स की वजह से GPCR एक्टिवेट हो जाता है और G प्रोटीन जो है वो एक्सचेंज हो जाता है GTP से, मतलब कि GDP की जगह क्या आ जाता है, GTP। अल्फा सब यूनिट्स आर एंजाइम्स दैट कैटलाइज द कन्वर्जन ऑफ GTP टू GDP in an inactive form or resulting state. The catalytic site in the alpha subunit is engaged by GDP. जब वो inactive होता है तो जो alpha subunit है वो GDP के साथ अटैच होता है, एक्टिवेट फॉर्म में GTP के साथ अटैच होता है। When a receptor binds to its hormone, third intracellular loop and C terminus of the receptor associate with the G protein. जब रिसेप्टर बाइंड करेगा तो थर्ड इंट्रासेल्यूलर लूप, हमने कहा था ना 3 ICL है, तो थर्ड वाला जो ICL है और कार्बोक्सिल टर्मिनल जो है वो G प्रोटीन के साथ क्या होंगे, एसोसिएट होंगे। कॉन्फर्मेशनल चेंजेस आएंगे मेम्ब्रेन के अंदर, जिसकी वजह से GDP हट जाएगा, वहाँ पे आ जाएगा GTP। गुआनिन न्यूक्लियोटाइड एक्सचेंज इन टर्न कॉजेज द डिसोसिएशन ऑफ अल्फा सब यूनिट फ्रॉम द हेट्रोट्राइमर लीडिंग टू रिलीज ऑफ बीटा गामा। बेटा अल्फा बीटा गामा थे, तो अब क्या होगा, अल्फा अलग निकल जाएगा और बीटा गामा अलग निकल जाएंगे, लेकिन बीटा गामा जो है वो एक दूसरे के साथ बाउंड रहेंगे। अब यहाँ तक आई गेस आपको समझ में आ गया कि यहाँ पे हो क्या रहा है, रिसेप्टर और लिगेंड बाइंड करेंगे, बाइंड करने की वजह से जो प्रोटीन है अंदर वो एक्टिवेट होगा। अल्फा यूनिट के साथ पहले GDP अटैच था, लेकिन जब ये एक्टिवेट हो गया तो GDP नहीं आएगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा बेटा, GTP आ जाएगा। जब इधर आके GTP अटैच हो गया तो अल्फा यूनिट अलग निकल गया, बीटा गामा अलग निकल गया। यहाँ तक तो क्लियर है, लेकिन ये कर क्या रहे हैं, अंदर होगा क्या, ये तो सिर्फ रिसेप्टर था, रिसेप्टर के साथ जो G प्रोटीन कपल्ड है वहाँ पे क्या हो रहा है, लेकिन सेल के अंदर ये जो रिएक्शन है वो होने कैसे वाला है, वो होगा बेटा विद द हेल्प ऑफ सेकेंड मैसेंजर। ठीक है, सेकेंड मैसेंजर की हेल्प से, क्योंकि ये जो प्रोटीन यहाँ से निकले हैं, देखो GTP activated alpha subunit of G protein diffuses along the lipid bilayer to trigger और sometimes inhibit the target protein। जो अल्फा यूनिट है वो सेल के अंदर जाएगा, मतलब सेल के अंदर ही है बट और डिफ्यूज़ करेगा, और डिफ्यूज़ करके या तो वो किसी एक्शन को ट्रिगर करेगा या इनहिबिट करेगा। एंड ऑफन एंजाइम दैट जनरेट सेकेंड मैसेंजर, और ज़्यादातर क्या होता है कि वो कोई ना कोई ऐसे एंजाइम रिलीज़ करता है जिसकी वजह से सेकेंड मैसेंजर जो है वो एक्टिवेट हो जाता है। सेकेंड मैसेंजर क्या है, हार्मोन क्रिएट होते हैं, टारगेट पर जाते हैं, रिसेप्टर के साथ बाइंड करते हैं। जब हार्मोन और रिसेप्टर की इंटरेक्शन हो जाती है तो एक सिग्नल जनरेट होता है जिसकी वजह से
विच रिजल्ट इन द अल्टीमेट हार्मोन एक्शन थ्रू सिक्वेंशियल स्टेप्स। तो वो जो सिक्वेंशियल स्टेप्स हैं उसको बेटा बोलते हैं सिग्नल ट्रांसडक्शन। ठीक है, देर आर टू की मैकेनिज्म्स ऑफ सिग्नल ट्रांसडक्शन, ट्रांसमिशन ऑफ सिग्नल बाय स्मॉल मॉलिक्यूल, छोटे छोटे मॉलिक्यूल जो सेल के अंदर ऐसे ही चले जाते हैं, या फिर अंदर के प्रोटीन्स को फॉस्फोराइलेशन करी जाती है। जैसे जीडीपी की फॉस्फोराइलेशन हो गया, वो जीटीपी बन गया। ऐसे ही एक कैस्केड स्टार्ट हो जाएगा जहाँ एक मॉलिक्यूल दूसरे को फॉस्फोराइलेट करेगा, फिर वो इन टर्न नेक्स्ट को करेगा, वो इन टर्न नेक्स्ट को करेगा। ठीक है, तो अगर हम सेकेंड मैसेंजर की डेफिनेशन देखें, इट कैन बी डिफाइंड एज स्मॉल रैपिडली डिफ्यूजिबल मॉलिक्यूल दैट ब्रॉडकास्ट द इनिशियल सिग्नल्स रिसीव बाय सेल सरफेस रिसेप्टर। तो मतलब कि जब सेल पे रिसेप्टर और हार्मोन बाइंड कर रहे हैं तो जो सिग्नल है उसको अंदर कौन लेके जा रहा है, कुछ स्मॉल मॉलिक्यूल जिनको हम बोलते हैं सेकेंड मैसेंजर। ठीक है, सेकेंड मैसेंजर आर कैटेगराइज इनटू 4 क्लासेस। अब सेकेंड मैसेंजर को बेटा हमने 4 कैटेगरीज में स्टडी करना है। एक कैटेगरी है साइक्लिक न्यूक्लियोटाइड, लिपिड मैसेंजर, आयंस, गैसेस एंड फ्री रेडिकल। साइक्लिक न्यूक्लियोटाइड का मतलब हुआ जो साइटोसोल के अंदर प्रेजेंट है, मतलब कि साइटोप्लाज्म के अंदर प्रेजेंट होते हैं। इसका एग्जांपल हो जाएगा साइक्लिक एएमपी या फिर साइक्लिक जीएमपी। ठीक है, लिपिड मैसेंजर मतलब कि जो फैट सोल्यूबल है, तो वो बेटा सेल मेम्ब्रेन के अंदर जाके मैसेज ट्रांसडक्ट कर देंगे। तो उसका एग्जाम्पल होगा, तो ये रे बेटा एग्जांपल, साइक्लिक न्यूक्लियोटाइड जो साइटोप्लाज्म के अंदर एक्ट कर रहा है वो है साइक्लिक एएमपी और साइक्लिक जीएमपी। लिपिड मैसेंजर जो सेल मेम्ब्रेन के अंदर जाके मैसेज ट्रांसडक्ट कर सकता है, दैट इज IB3 और DAG। आयंस जो सेलुलर कंपार्टमेंट के बीच में सिग्नल ट्रांसडक्ट करते हैं, कैल्शियम आयन एक बहुत इंपॉर्टेंट सेकेंड मैसेंजर है। गैसेज और फ्री रेडिकल जैसे कि नाइट्रिक ऑक्साइड, ठीक है, ये भी इजीली सेल मेम्ब्रेन के अंदर पास कर सकते हैं। तो ये 4 कैटेगरीज हमारे पास हो गई सेकेंड मैसेंजर की। अब आ जाते हैं साइक्लिक एएमपी पे। साइक्लिक एएमपी कर क्या रहा है, साइक्लिक एएमपी मोनोफॉस्फेट फर्स्ट सेकेंड मैसेंजर जो आइडेंटिफाई हुआ था, ये सबसे कॉमन इंट्रासेल्युलर सेकेंड मैसेंजर है। इसका काम होता है मैकेनिज्म ऑफ सिक्रीशन ऑफ मेनी हार्मोन्स, बहुत सारे हार्मोन्स की सिक्रीशन में ये हेल्प करता है। अब ये बना कैसे बेटा, साइक्लिक एएमपी बना एंजाइम एडेनाइल साइक्लेज। एडेनाइल साइक्लेज एंजाइम रिलीज हुआ जब जी प्रोटीन एक्टिवेट हुआ था, और उस एडेनाइल साइक्लेज प्रोटीन ने क्या करा, ATP को कन्वर्ट कर दिया साइक्लिक फॉर्म में, दैट इज साइक्लिक एएमपी में। उसने उसको साइक्लिक फॉर्म में करा और मोनोफॉस्फेट मतलब 2 फॉस्फेट ग्रुप जो है वो निकाल दिए उसमें से। The activated adenyl cyclase can generate many molecules of cyclic AMP। ये जो enzymes adenyl cyclase है, ये बहुत सारे cyclic AMP बना सकते हैं जो उस सिग्नल को एम्पलीफाई कर सकते हैं। This cyclic nucleotide in turn regulates several effects but majorly activates cyclic AMP dependent protein kinase। ये क्या करता है बेटा, जब cyclic AMP बन गया तो ये प्रोटीन काइनेस A को एक्टिवेट करता है। प्रोटीन काइनेस का मतलब है, प्रोटीन का मतलब तो आपको पता है, काइनेस का मतलब होता है वो ग्रुप जो किसी में भी फॉस्फेट ग्रुप को ऐड कर दे, मतलब किसी की भी फॉस्फोराइलेशन करवा सके। तो होगा क्या बेटा, ATP से बना साइक्लिक AMP, और ये साइक्लिक AMP अंदर के मॉलिक्यूल्स की फॉस्फोराइलेशन करवानी शुरू कर देगा विद द हेल्प ऑफ प्रोटीन काइनेस A, दैट इज PKA। ठीक है, PKA देन फॉस्फोराइलेट सेवरल इफेक्टर एंजाइम और इनिबिट करेगा एन इनिबिटेड सेल बाय फॉस्फोराइलेटिंग फॉस्फोडाइएस्टरेज, और अपने आप को भी डीएक्टिवेट कर लेगा जब काम हो जाएगा। तो ये साइक्लिक AMP से वापस चेंज हो जाएगा किसमें, नॉर्मल लीनियर AMP में। ठीक है, उसके बाद आ जाते हैं इसी तरह का दूसरा है गुआनिन या साइक्लिक GMP, गुआनोसाइन साइक्लिक मोनोफॉस्फेट। यहाँ पे भी बेटा यही हो रहा है कि जो वहाँ पे एंजाइम था एडेनाइल साइक्लेज, यहाँ पे एंजाइम रिलीज होगा गुआनाइल साइक्लेज। ठीक है, ये एंजाइम जो है वो GTP को कन्वर्ट किस में कर देगा, GMP में, साइक्लिक GMP में। ठीक है, साइक्लिक GMP जो होता है वो 2 फॉर्म में एग्जिस्ट कर सकता है। गुआनाइल साइक्लेज जो है जनरली फाउंड इन साइटोसोल सोल्यूबल फॉर्म में। तो ये जो एंजाइम है या तो ये साइटोप्लाज्म के अंदर प्रेजेंट होता है सोल्यूबल फॉर्म में, या फिर प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर प्रेजेंट होता है, तो इसको हम PGMP बोल देते हैं। सोल्यूबल पाथवे वेयर साइक्लिक GMP इज प्रोड्यूस्ड बाय SGNC स्टिमुलेटेड बाय नाइट्रिक ऑक्साइड। ये जो गुआनाइल साइक्लेज एंजाइम है, ठीक है, इस गुआनिल साइक्लेज एंजाइम ने क्या करा बेटा, GTP को चेंज करा किसके अंदर, साइक्लिक GMP के अंदर। किसने चेंज करा, गुआनिल साइक्लेज एंजाइम ने। लेकिन इसको ऐसा करने में किसने हेल्प करा, नाइट्रिक ऑक्साइड ने। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करें द मेम्ब्रेन बाउंड पाथवे वेयर साइक्लिक GMP इज जनरेटेड बाय प्लाज्मा मेम्ब्रेन गुआनिल साइक्लेज इज एक्टिवेटेड बाय स्मॉल फैमिली ऑफ पेप्टाइड बायोरेगुलेटर्स जैसे कि ANP, एट्रियल नाइट्रियोटिक पेप्टाइड। ठीक है, तो हो क्या रहा है यहाँ पे एक एंजाइम प्रोड्यूस हो रहा है GNC जो है वो प्रोड्यूस कर रहा है किसको, साइक्लिक GMP को फ्रॉम ATP। ठीक है, साइक्लिक GMP जो है
is a significant regulator of intracellular calcium and thus control calcium dependent biological function in smooth muscle. ये सेल के अंदर कैल्शियम को रेगुलेट करने में, मेंटेन करने में हेल्प करता है और इसी वजह से स्मूथ मसल वगैरह में जो कैल्शियम डिपेंडेंट रोल होते हैं उनको मॉनिटर करता है, ठीक है। तो अभी तक हमने 2 सेकंड मैसेंजर्स पढ़ लिए बेटा, साइक्लिक एएमपी और साइक्लिक जीएमपी। आपको सेकंड मैसेंजर की बेसिक डेफिनेशन याद रखनी है, उसके टाइप्स याद रखना है, एग्जाम्पल याद रखना है और हर एक के बारे में शॉर्ट नोट याद रखना है। नेक्स्ट है बेटा IP3 इनोसिटोल ट्राइफॉस्फेट, ठीक है। ये क्या है, सेकंड मैसेंजर है जो कि प्रोड्यूस होता है कौन से एंजाइम से, फॉस्फोलाइपेज। तो फॉस्फोलाइपेज एक एंजाइम है जो कि मेम्ब्रेन प्रोटीन होता है, मेम्ब्रेन के अंदर ये एक एंजाइम प्रेजेंट होता है जो किसकी प्रोडक्शन के लिए हेल्प करता है, IP3 की, ठीक है। IP3 बाइंड करता है किसके साथ, रिसेप्टर्स के साथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर। अब बेटा सेल के अंदर ही IP3 प्रोड्यूस हो रहा है ना, तो IP3 जाके किसके रिसेप्टर से बाइंड करेगा, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, कॉजिंग द रिलीज ऑफ कैल्शियम इनटू द साइटोसोल। और कैल्शियम की रिलीज मतलब अब साइटोप्लाज्म के अंदर कैल्शियम रिलीज होना शुरू हो जाएगा। तो बेसिकली कैल्शियम के रिलीज के लिए कौन हेल्प कर रहा है, IP3। और कैल्शियम बेटा अपने आप एक सेकंड मैसेंजर है, मतलब कि मान लो अगर किसी रिएक्शन के लिए हमें कैल्शियम की ज़रूरत है एज अ सेकंड मैसेंजर, तो उसके लिए पहले रोल में कौन आएगा, IP3, क्योंकि IP3 ही कैल्शियम को रिलीज कराएगा और फिर कैल्शियम काम करेगा एज अ सेकंड मैसेंजर, ठीक है जी। उसके बाद नेक्स्ट आ जाते हैं DAG। नेक्स्ट सेकंड मैसेंजर है डायसाइल ग्लिसरॉल। डायसाइल ग्लिसरॉल जो होता है उसके स्ट्रक्चर आपको दिया हुआ है, ये एक एसेंशियल है एक्टिवेशन ऑफ प्रोटीन काइनेज C के लिए। साइक्लिक AMP और IP3 की तरह DAG अनलाइक साइक्लिक AMP एंड IP3 इज लिपिड सोल्यूबल, ये फैट सोल्यूबल है। फैट सोल्यूबल है तो बेटा ये साइटोप्लाज्म के अंदर जा सकता है, इसीलिए सेल मेम्ब्रेन को क्रॉस करते हैं और ये कहाँ पे जाता है, सेल के अंदर जाता है, ठीक है। तो DAG एक ऐसा एंजाइम है जो सेल के अंदर जा रहा है, IP3 भी एक ऐसा एंजाइम था जो सेल के अंदर जा रहा था। नेक्स्ट एंजाइम नहीं सॉरी सेकंड मैसेंजर। नेक्स्ट सेकंड मैसेंजर है हमारा कैल्शियम आयन। कैल्शियम आयन जो होते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं बहुत सारे कामों के लिए, ये एक वाइडली यूज सेकंड मैसेंजर है। इट प्लेज अ रोल इन सिग्नलिंग मैकेनिज्म बाय कीपिंग साइटोप्लाज्मिक कॉन्सेंट्रेशन लो एट रेस्ट इन रिस्पॉन्स टू स्टिमुलस। ये क्या करता है, साइटोप्लाज्म के अंदर कैल्शियम की जो कॉन्सेंट्रेशन है उसको कम रखता है बाय मोबिलाइजिंग कैल्शियम टू एक्सर्ट एलोस्टेरिक साइट्स रेगुलेटरी इफेक्ट ऑन एंजाइम्स एंड प्रोटीन। ये कैल्शियम को इधर उधर लोकलाइज कर देता है ताकि साइटोप्लाज्म के अंदर उनकी कॉन्सेंट्रेशन कम रहे। The role of calcium as a second messenger was first revealed in excitation contraction of coupling of skeletal muscle। ज़्यादातर इसका रोल हमें कहाँ देखने के लिए मिलता है, स्केलेटल मसल में। अब एक चीज़ समझो बेटा, कैल्शियम भी एक आयन है। आयन जो होता है वो सेल मेम्ब्रेन मतलब सेल के अंदर इजीली नहीं जा सकता, वो मेम्ब्रेन को क्रॉस नहीं कर सकता। तो इसको क्रॉस करने के लिए वहाँ पे कैल्शियम चैनल्स प्रेजेंट होते हैं जिसकी वजह से कैल्शियम अंदर जाता है या फिर कैल्शियम बाहर जाता है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा जो सेकेंडरी मैसेंजर है वो है नाइट्रिक ऑक्साइड और ये गैसियस सेकेंडरी मैसेंजर है। और अगर ये गैसियस है तो ये मेम्ब्रेन को इजीली क्रॉस कर सकता है, ठीक है। इट इज सिंथेसाइज्ड बाय द ऑक्सीडेशन ऑफ प्रीकर्सर L-arginine थ्रू अ कैल्शियम डिपेंडेंट एक्टिविटी ऑफ नाइट्रिक ऑक्साइड सिंथेस। कौन से एंजाइम की वजह से प्रोड्यूस हो रहा है बेटा, ये NO सिंथेस की वजह से। और को प्रोडक्शन के लिए कौन सा सेकेंडरी मैसेंजर या कौन से एलिमेंट की ज़रूरत थी, कैल्शियम की। NO इज अ गैस, वो इजीली डिजोल्व कर लेती है एक्वा सोल्यूशन में या फ्री रेडिकल की तरह इजीली मेम्ब्रेन्स के साथ पास कर लेती है। NO जो होती है वो शॉर्ट लिव्ड मॉलिक्यूल होती है इसलिए हम उसको स्टोर नहीं कर सकते। अनलाइक द अदर सेकेंड मैसेंजर, NO डज नॉट रिक्वायर टू ट्रांसपोर्ट इट सेल्फ इन एंड आउट ऑफ द सेल बट इट डज नॉट ट्रैवल फार बिकॉज इट इज़ अ रिएक्टिव फ्री रेडिकल। ये सेल से ज़्यादा दूर नहीं जाती क्योंकि ये एक फ्री रेडिकल है। NO फंक्शंस विद द सेल दैट प्रोड्यूसेस इट एज अ सेकेंड मैसेंजर, ठीक है। प्राइमरी सिग्नलिंग मैकेनिज्म ऑफ NO सीम्स टू बी साइक्लिक GMP। एक तो काम इसका है कि साइक्लिक GMP की प्रोडक्शन करना, उसके अलावा NO जो है वो स्पेसिफिकली बाइंड करती है एक सोल्यूबल गुएनालाइट साइक्लेज के साथ स्टिमुलेट करने के लिए GMP। अभी हमने पढ़ा था कि साइक्लिक GTP से जब साइक्लिक GMP बनना होगा, ठीक है, साइक्लिक GMP अगर बनना होगा तो वहाँ पे भी किसका रोल आएगा, NO का, ठीक है। तो ये थे बेटा हमारे सेकेंडरी मैसेंजर, इसमें हमने साइक्लिक AMP, साइक्लिक GMP, IP3, DAG, NO और कैल्शियम, इन 6 के बारे में पढ़े, ठीक है। उसके बाद आ जाते हैं इफेक्टर सिस्टम। इफेक्टर सिस्टम का मतलब क्या है बेटा, इफेक्टर का मतलब होता है टारगेट। तो टारगेट सिस्टम क्या है, जब हार्मोन और रिसेप्टर बाइंड कर रहे हैं तो मेनली वो क्या कर रहे हैं, वो जो मॉलिक्यूल है दैट कैरीज आउट द सेलुलर रिस्पॉन्स ऑफ द सिग्नलिंग पाथवे कैस्केड, मतलब कि वो मॉलिक्यूल जो अंदर का काम कर रहा है, अंदर का रिएक्शन शुरू कर रहा है। जैसे कि हमने कहा साइक्लिक AMP एक सेकेंड मैसेंजर है, ठीक है, लेकिन उससे भी पहले रोल में बेटा आया एडेनाइल साइक्लेज, क्योंकि साइक्लिक AMP को बनाने में हेल्प किसने करी, एडेनाइल साइक्लेज ने। तो एडेनाइल साइक्लेज जो है वो एक इफेक्टर एंजाइम हो गया, ठीक है। एंजाइम दैट सिंथेसाइज साइक्लिक AMP फ्रॉम ATP, ये रिप्रेजेंट कर रहा है ऑल आइसोफॉर्म ऑफ एडेनाइल साइक्लेज आर एक्टिवेटेड बाय स्टिमुलेटरी G प्रोटीन। इसकी जितनी भी फॉर्म्स होती हैं वो G प्रोटीन की वजह से एक्टिवेट
हो जाती है। नेक्स्ट इफेक्टर सिस्टम में आ गया बेटा ग्वानिल साइक्लेज, क्योंकि ये भी वो एंजाइम है जो जीटीपी को कन्वर्ट कर रहा था किसके अंदर, साइक्लिक जीएमपी के अंदर। ये सॉल्युबल और मेम्ब्रेन बाउंड फॉर्म में साइटोप्लाज्म में रहता है, तो ये भी हमारा क्या है, इफेक्टर प्रोटीन है। नेक्स्ट है बेटा फॉस्फोडाइएस्टरेज। यहाँ पे देखो बेटा, जब हम साइक्लिक एएमपी पढ़ रहे थे तभी हमने पढ़ा था कि फॉस्फोडाइएस्टरेज एक एंजाइम होता है जो वापस साइक्लिक एएमपी को किसमें कन्वर्ट कर देता है, स्ट्रेट चेन एएमपी। तो हम यहाँ पे बोल सकते हैं फॉस्फोडाइएस्टरेज ओनली नोन एंजाइम्स है जो डिग्रेड करते हैं साइक्लिक न्यूक्लियोटाइड को, मतलब साइक्लिक एएमपी और जीएमपी को किसमें कन्वर्ट कर देते हैं, एएमपी में और जीएमपी में, मतलब कि स्ट्रेट चेन में। By doing so, they regulate an extensive range of biological responses triggered by light, hormone, neurotransmitter, etc. ये रेगुलेशन में हेल्प कर रहे हैं। आप ये मान सकते हो कि साइक्लिक एएमपी और एएमपी एटीपी की कॉन्सेंट्रेशन में एक होम्योस्टेसिस बना रहे, तो ये उसकी रेगुलेशन के लिए भी हेल्प कर रही है। नेक्स्ट हमारा इफेक्टर सिस्टम में है बेटा फॉस्फोलाइपेज सी। फॉस्फोलाइपेज सी ये भी एक फॉस्फोडाइएस्टरेज है, एक ऐसा एंजाइम है जो ब्रेक करेगा न्यूक्लियोटाइड को। ये हाइड्रोलाइज करता है ग्लिसरोफॉस्फेट को, जो कि लिंक करता है पोलर हेड ग्रुप ऑफ द ग्लिसरोल बैकबोन से, मतलब कि ये ग्लिसरोफॉस्फेट ग्रुप को ब्रेक कर रहा है जो कि ग्लिसरोल के साथ अटैच था। इन सम ऑफ द जीपीसीआर ट्रिगर्ड सिग्नल ट्रांजेक्शन पाथवे, प्लाज्मा मेम्ब्रेन एसोसिएटेड एंजाइम PLC hydrolyze PIP2 to give DAG and IP3। अगर आप यहाँ पे डायग्राम देखो बेटा, इसमें यहाँ पे नजर आ रहा है ये एक मॉलिक्यूल है PIP2, ठीक है, ये PIP2 एक मॉलिक्यूल है। फॉस्फोलाइपेज एक एंजाइम है। फॉस्फोलाइपेज क्या करेगा, इसकी डिग्रेडेशन कर देगा, इसको ब्रेक करेगा और दो मॉलिक्यूल प्रोड्यूस करेगा, DAG और IP3। और DAG और IP3 दोनों ही क्या है, सेकेंड मैसेंजर हैं जो किसी भी सिग्नल को एम्पलीफाई करने में हेल्प करेंगे, ठीक है। दीज सेकेंड मैसेंजर्स इन टर्न रेगुलेट बोथ प्रोटीन काइनेसी एंड मोबिलाइजेशन ऑफ इंट्रासेल्युलर कैल्शियम स्टोर, और कंट्रोल करते हैं बहुत सारे सिग्नलिंग पाथवेज को, ठीक है। ये हो गया बेटा हमारा हार्मोन्स के बारे में। हमने हार्मोन्स के बारे में पढ़ लिया, हार्मोन और रिसेप्टर के बारे में पढ़ लिया, टाइप ऑफ हार्मोन एक्स्ट्रा सेल्युलर है या इंट्रासेल्युलर है वो पढ़ लिया। उसके अलावा हमने सेकंड मैसेंजर की डेफिनेशन पढ़ी, उसके टाइप्स पढ़े। सेकंड मैसेंजर के जो अलग अलग मॉलिक्यूल्स होते हैं, 4 टाइप होते हैं, तो हमने उसमें से साइक्लिक एएमपी, जीएनपी, नाइट्रिक ऑक्साइड, कैल्शियम, ये सब पढ़ लिया। ये टॉपिक बेटा बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा इफेक्टर सिस्टम हमने पढ़ लिया। इफेक्टर सिस्टम में हमारे पास एडेनाइल साइक्लेज, ग्वानाइल साइक्लेज, फॉस्फोलाइपेज सी, फॉस्फोडाइएस्टरेज, 4 एंजाइम्स थे, इनके बारे में पढ़े, ठीक है। तो बेसिकली जो हार्मोन है वो कैसे काम करता है, हार्मोन कैन अफेक्ट सेल एक्सप्रेसिंग अ रिसेप्टर टू विच इट बाइंड्स। हार्मोन जो है वो एक रिसेप्टर के साथ बाइंड करता है, तब जाके उसका एक्सप्रेशन जो है वो स्टार्ट होता है। इन सम केसेस डिफरेंट रिसेप्टर फॉर स्पेसिफिक हार्मोन्स आर फाउंड इन डिफरेंट सेल टाइप। हर हार्मोन के लिए एक स्पेसिफिक रिसेप्टर होता है, तो अलग अलग हार्मोन के लिए बेटा अलग अलग रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। सो ये जो सारे क्वेश्चन है वो आई होप आपको क्लियर होंगे, हमारे सारे कवर हो चुके हैं। नेक्स्ट चैप्टर है बेटा चैप्टर 11। चैप्टर 11 में से हम पढ़ने वाले हैं बहुत ही लिमिटेड चीज़ें, दैट इज़ प्रोटीन काइनेज के बारे में एक बेसिक छोटा सा ओवरव्यू। उसके अलावा स्टेरॉयड हार्मोन या थायराइड हार्मोन रिसेप्टर रेगुलेटेड जीन रेगुलेशन क्या होता है, ये 2 चीज़ें पढ़ेंगे। और उसके अलावा इस चैप्टर में से ज़्यादातर जो है इसके बैक क्वेश्चन, जैसे देर आर फ्यू शॉर्ट फॉर्म्स, जैक क्या होता है, स्टैट क्या होता है, MAP क्या होता है, EGF क्या होता है, PKG, PKC, तो आपको ये एक्सपैंड करने के लिए इनके फुल फॉर्म्स या फिर इनके फंक्शंस आ जाते हैं। तो अगर हम बात करें प्रोटीन काइनेज की, प्रोटीन काइनेज क्या बेटा, साइटोप्लाज्मिक एंजाइम्स है जो रेगुलेट करते हैं बायोलॉजिकल एक्टिविटी ऑफ द टारगेट सेल्युलर प्रोटीन इन वेरियस सेल टाइप्स। मतलब कि सेल के अंदर की जो प्रोटीन्स होते हैं उनको वो मेंटेन करते हैं, उनको टारगेट करते हैं, एंड ऑफन इन रिस्पॉन्स टू द एक्सटर्नल सिग्नल। मतलब कि मान लो कि एक्सटर्नल सिग्नल क्या था, हार्मोन आके रिसेप्टर से बाइंड हुआ, ठीक है। उसके बाद हमें पता चल गया था कि जब रिसेप्टर के अंदर कॉन्फर्मेशनल चेंजेस आते हैं, अंदर उसने सेकेंड मैसेंजर को एक्टिवेट कर दिया, ठीक है। जब ये सेकेंड मैसेंजर हुआ तो ये सेकेंड मैसेंजर क्या करेगा, कुछ प्रोटीन्स की हेल्प लेगा और सिग्नल को ट्रांसड्यूस करेगा या फिर एम्पलीफाई करेगा, ठीक है। तो वो जिन प्रोटीन्स की हेल्प ले रहे हैं वो प्रोटीन्स क्या है बेटा, प्रोटीन काइनेसिस। मैंने पहले भी बताया था, प्रोटीन का मतलब प्रोटीन, काइनेस का मतलब वो एंजाइम जो किसी भी चीज़ को फॉस्फोराइलेट करते हैं, उसमें फॉस्फेट ग्रुप ऐड करते हैं। तो ये क्या करेगा, बेसिकली फॉस्फोराइलेटिंग प्रोटीन, ये जो प्रोटीन पीकेज प्रोटीन काइनेज जो एक्टिवेट होंगे वो फर्दर डिफरेंट प्रोटीन के अंदर फॉस्फोराइलेशन करवाएंगे। प्रोटीन काइनेज पार्टिसिपेट इन सेवरल सिग्नल ट्रांजेक्शन पाथवेज, जैसे कि ग्रोथ, डिफरेंशिएशन या सेल डिवीजन। एक्टिवेशन ऑफ दीज प्रोटीन काइनेज लीड टू ऑल्ट्रेशन इन स्पेसिफिक साइटोसोलिक एंजाइम एक्टिविटी। जब प्रोटीन काइनेज एक्टिवेट हो जाते हैं, काम करने लग जाते हैं, तो सेल के अंदर जो एंजाइम्स की साइटोप्लाज्म के अंदर जो एक्टिविटी है उसके अंदर हमें चेंजेस देखने के लिए मिलते हैं। एक्टिवेशन ऑफ न्यूक्लियर ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स या इनिशिएशन ऑफ
ऑफ कैस्केड ऑफ सब्सिक्वेंट फॉस्फोराइलेशन ऑन सेरीन और थ्रियोनिन रेसिड्यूज। तो हमें क्या क्या देखने के लिए मिल सकता है, मान लो जब ये प्रोटीन काइनेज एक्टिवेट हुए तो सेल के अंदर की जो इंजाइमेटिक एक्टिविटी है वो चेंज होने लग जाती है, न्यूक्लियर ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर होने लग सकता है। उसके अंदर क्या होता है बेटा, जैसे जो स्टेरॉयड हार्मोन है, स्टेरॉयड हार्मोन क्या होता है, सेल के अंदर एंटर कर जाता है, रिसेप्टर से बाइंड करता है। जब वो रिसेप्टर से बाइंड करेगा तो वो जाके डीएनए से बाइंड करेंगे और ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। तो ये भी किसकी हेल्प से होता है, प्रोटीन काइनेज की हेल्प से होता है। या फिर कैस्केड ऑफ फॉस्फोराइलेशन, कैस्केड ऑफ फॉस्फोराइलेशन मतलब ये जो पीके है, मान लो ये किसी एक एंजाइम, एक प्रोटीन को फॉस्फोराइलेट करके उसमें फॉस्फोर ऐड कर देगा, वो फर्दर किसी को कर देगा, वो फर्दर किसी को कर देगा, तो ये जो है एक कैस्केड इवेंट की तरह शुरू हो जाएगा। तो ये हो गए हमारे प्रोटीन काइनेसिस। प्रोटीन काइनेस में भी बेटा अलग अलग नाम होते हैं, प्रोटीन काइनेस ए, प्रोटीन काइनेस बी, सी, जी। सो देयर आर डिफरेंट प्रोटीन काइनेस जिनके अलग अलग फंक्शंस होते हैं और स्ट्रक्चर थोड़ा वेरी करता है। अगर हम बात करें स्टेरॉयड हार्मोन की, स्टेरॉयड हार्मोन का बेटा हम रिपीटेडली डिस्कस कर चुके हैं। ये जो होते हैं वो सेल मेम्ब्रेन को क्रॉस कर जाते हैं, तो इनका जो रिसेप्टर होता है वो इंट्रासेल्युलर रिसेप्टर होता है, जो बोथ सिग्नल ट्रांसड्यूसर की जगह तरह या फिर ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर की तरह काम करता है और टारगेट जीन्स को एक्सप्रेस होने में हेल्प करता है, ठीक है। स्टेरॉयड हार्मोन के जो रिसेप्टर्स होते हैं वो अलग अलग क्लासेस के हो सकते हैं, 5 क्लासिकल नंबर्स हो सकते हैं, जैसे कि ESR एस्ट्रोजन रिसेप्टर, प्रोजेस्टेरोन रिसेप्टर, एंड्रोजन रिसेप्टर, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड रिसेप्टर और मिनरलोकॉर्टिकॉइड रिसेप्टर्स हो सकते हैं। क्योंकि बेटा ये खुद स्टेरॉयड है ना, तो ये भी किसी ना किसी लाइपोफिलिक मॉलिक्यूल के साथ ही बाइंड करते हैं, ठीक है। स्टेरॉयड हार्मोन रिसेप्टर शेयर डायरेक्ट अमीनो एसिड होमोलॉजी एंड कंटेन न्यूमरस सिग्निफिकेंट स्ट्रक्चरल एलिमेंट्स, अलाउज देम टू बाइंड टू द कॉरस्पॉन्डिंग लिगेंड। इनके पास ऐसी केमिकल प्रॉपर्टीज़ है, ऐसे मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर है जिसकी वजह से लिगेंड के साथ मतलब स्टेरॉइड के साथ इजीली बाइंड कर पा रहे हैं, उसको रिकॉग्नाइज कर लेते हैं और इसी वजह से ये हाईली स्पेसिफिक होते हैं। अब अगर हम बात करें द 3 मेजर फंक्शनल डोमेन्स ऑफ रिसेप्टर, इस रिसेप्टर के 3 फंक्शनल डोमेन क्या होंगे बेटा। इससे पहले हमने 3 फंक्शनल डोमेन पढ़े थे इंट्रासेल्युलर रिसेप्टर के, जिसमें हमने कहा था एक पार्ट होगा जो मेम्ब्रेन को स्पैन कर रहा है, एक पार्ट होगा जो एक्स्ट्रा सेल्युलर रीजन में और एक पार्ट होगा जो इंट्रासेल्युलर रीजन में। वो था बेटा उन रिसेप्टर्स के लिए जो सरफेस रिसेप्टर्स होते हैं, एक्स्ट्रा सेल्युलर रिसेप्टर्स होते हैं। लेकिन यहाँ पे जब हम स्टेरॉइड की बात कर रहे हैं तो हम पढ़ रहे हैं बेटा इंट्रासेल्युलर रिसेप्टर को, वो रिसेप्टर जो सेल के अंदर प्रेजेंट है। उन रिसेप्टर के मेन 3 पार्ट होते हैं, अ वेरिएबल एंड टर्मिनस, मतलब कि जो एंड टर्मिनल है वो वेरिएबल है, वहाँ पे चेंजेस दिख सकते हैं। अ सेंट्रल डीएनए बाइंडिंग डोमेन, एक डोमेन ऐसा है जो डीएनए बाइंडिंग है, मतलब कि ये बेटा एन टर्मिनल, यहाँ पे है सी टर्मिनल और ये जो बीच का पार्ट है ये है DBD, ठीक है। एन टर्मिनल जो होता है वो इम्यूनोजेनिक होता है, बट एन टर्मिनल जो है वो वेरिएबल है, उसके अंदर चेंजेस दिखेंगे। जो बीच में पार्ट है वो है हमारा DBD, मतलब डीएनए बाइंडिंग डोमेन है, तो यहाँ पे डीएनए के साथ बाइंड करके ये ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट करता है। और सी पार्ट जो है वो बेटा लिगेंड बाइंडिंग डोमेन, तो जो हार्मोन आके बाइंड कर रहा है वो कौन से एंड पे बाइंड कर रहा है, सी पे बाइंड कर रहा है। Activation of steroid by ligand और through post transitional modification result in conformational changes, जिसकी वजह से DNA सीक्वेंस जो होता है उसमें चेंज आना शुरू होता है और ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट होती है। तो बेसिकली जब ये रिसेप्टर के साथ बाइंड करता है, रिसेप्टर के अंदर क्या होगा, कॉन्फर्मेशनल चेंजेस आएंगे, ठीक है। और जिसकी वजह से करेक्टरिस्टिक सीरीज ऑफ इवेंट आकर रिसेप्टर और कॉम्प्लेक्स बाइंड करके समझ में आ गया। रिसेप्टर के 3 पार्ट थे, एक था लिगेंड बाइंडिंग, एक था डीएनए बाइंडिंग डोमेन और एक था एन टर्मिनल जो कि वेरिएबल था, वो भी समझ में आ गया। लेकिन अब जब ये बाइंड होंगे तो करेगा क्या, होगा क्या, जब हार्मोन रिसेप्टर के साथ बाइंड होगा तो कुछ इवेंट्स होंगे। सबसे पहले क्या है बेटा, रिसेप्टर एक्टिवेशन कॉन्फर्मेशनल मॉडिफिकेशन, मतलब कि रिसेप्टर जो है वो एक्टिवेट हो गया और उसके अंदर कॉन्फर्मेशनल चेंजेस आ गए, ठीक है। कॉन्फर्मेशनल मॉडिफिकेशन इन द रिसेप्टर बाय हार्मोन बाइंडिंग, तो सबसे पहले उसके कॉन्फर्मेशन में शेप में चेंजेस आ रहे हैं जिसकी वजह से वो डीएनए के साथ बाइंड कर सकता है। एक्टिवेटेड रिसेप्टर बाइंड टू हार्मोन रिस्पॉन्स एलिमेंट, अब ये जो रिसेप्टर एक्टिवेट हुए ये जाके अपने हार्मोन रिस्पॉन्स एलिमेंट या टारगेट पार्ट के साथ जाके बाइंड कर सकते हैं, जो कि जनरली एक शॉर्ट डीएनए सीक्वेंस होता है। लास्ट में क्या होगा, ट्रांसक्रिप्शन फ्रॉम दोज जीन्स टू विच रिसेप्टर इज बाउंड, जहाँ डीएनए पे जाके बाइंड करेगा वहाँ पे क्या स्टार्ट हो जाएगी, ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है बेटा। तो ये है कि स्टेरॉयड हार्मोन क्या होते हैं और वो जीन रेगुलेशन में कैसे हेल्प करते हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट इस चैप्टर में से जो पहले क्वेश्चन देखे गए हैं ज़्यादातर वो प्रीवियस ईयर ही देखे गए हैं। प्रीवियस ईयर में मतलब टर्मिनल क्वेश्चन देखे गए हैं, जैसे प्रोटीन फॉस्फोराइलेशन के बारे में हमने पढ़ा, फिर इनकी फुल फॉर्म्स हो सके तो याद कर लेना और साथ में इनके फंक्शंस। उसके अलावा प्रोटीन काइनेसिस के बारे में हमने पढ़ लिया, स्टेरॉयड हार्मोन और उसके रिसेप्टर्स के बारे में हमने पढ़ लिया, ठीक है।
नेक्स्ट चैप्टर पे अगर हम आए तो हमारा नेक्स्ट चैप्टर है चैप्टर नंबर 12, दैट इज मेथड ऑफ हार्मोन एसेज। हार्मोन एसे मतलब हार्मोन को मेजर करना। इस चैप्टर में से बेटा काफ़ी सारे इम्यूनो एसे पे क्वेश्चन कभी कभी शॉर्ट नोट आ जाता है, या कभी कभी टाइप ऑफ इम्यूनो एसे, या इम्यूनो एसे क्या है, उसका यूज़ क्या होता है, टाइप ऑफ इम्यूनो एसेज कौन कौन से हैं, रेडियो इम्यूनो एसे क्या है और एलाइजा क्या है। ठीक है, ये सारी क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है और इससे रिलेटेड हर पेपर में हमें क्वेश्चन देखने के लिए मिल जाता है। अगर हम बात करें इम्यूनो एसे की, इम्यूनो ऐसे रेफर करता है इम्यून रिस्पॉन्स जो कि एंटीबॉडीज़ की वजह से प्रोड्यूस हो रहा है। तो इम्यूनो मतलब कि इम्यून रिस्पॉन्स, हमारी बॉडी में एंटीबॉडीज प्रोड्यूस हुई, वो क्या है, इम्यूनो। ऐसे का मतलब होता है बेटा किसी भी चीज़ को मेजर करना। तो बेसिकली इम्यूनो ऐसे एक टेस्ट है जहाँ पे हम एंटीबॉडीज़ को या एंटीजेंस को साथ में ला के मेजर करते हैं। ठीक है, इसमें एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स बन जाता है जिसको हम बोलते हैं इम्यूनो कॉम्प्लेक्स। जिस चीज़ को, जिस सैंपल में हम मेजर कर रहे हैं, मान लो कोई भी एक हमने सैंपल लिया है जिसके अंदर हम कितनी एंटीजन है या कितनी एंटीबॉडी है जिसको मेजर कर रहे हैं, उस सैंपल को बोला जाएगा बेटा एनालाइट। ठीक है, तो अगर हम बात करें कि इम्यूनो ऐसे होता क्या है, इम्यूनो ऐसे की डेफिनेशन से आपको पता चल गया, ये एक वो टेक्निक है जिससे हम अलग अलग एंटीबॉडीज़ को या हार्मोन्स को मेजर करते हैं, क्वांटिफाई करते हैं। इम्यूनो एसेज यूज होते हैं वेन एन अननोन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एनालाइट विद इन अ सैंपल नीड टू बी क्वांटिफाइड। एक अननोन कॉन्सेंट्रेशन को हमें क्वांटिफाई करना है, मतलब मेजर करना है। ये ज़्यादातर यूज़ करता है एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स का। हाईली स्पेसिफिक होता है क्योंकि एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स का जो बाइंडिंग है वो एक स्पेसिफिक रिएक्शन है। बाइंडिंग साइट ऑफ एंटीबॉडी रिकॉग्नाइजेज एन एपिटोप ऑन द एंटीजन सर्फेस एंड कॉन्सिक्वेंटली सेंसिटिविटी एंड स्पेसिफिसिटी ऑफ इम्यूनो एसे इज डिटरमाइंड बाय द टाइप ऑफ एंटीबॉडी एंड इट्स एफिनिटी एविडिटी फॉर द एंटीजन। अब इसमें होगा क्या बेटा, जितने अच्छे से एंटीजन और एंटीबॉडी के बीच में बाइंडिंग होगी उतना ही ज़्यादा हमारा जो क्वांटिफिकेशन है वो आएगा। तो डिपेंडिंग ऑन द एसे फॉर्मेट, इम्यूनो एसे को हम क्लासीफाई कर सकते हैं क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव। क्वालिटेटिव वो होगा जिसके अंदर हम सिर्फ डिटेक्ट कर रहे हैं कि एंटीजन प्रेजेंट है या नहीं, ये जो हमारी क्वेश्चनेबल एंटीबॉडी है वो प्रेजेंट है या नहीं, सिर्फ क्वालिफाई कर रहे हैं। और क्वांटिटेटिव में क्या होता है, उसको मेजर करा जाता है कि वो एंटीजन एंटीबॉडी अगर प्रेजेंट है तो वो कितनी कॉन्सेंट्रेशन में, कितने अमाउंट में प्रेजेंट है। ठीक है, जो क्वालिटेटिव टेस्ट होते हैं वो ज़्यादातर रैपिड डिटेक्शन के लिए यूज़ करे जाते हैं। अदरवाइज जो डिटेल इम्यूनो एसेज होते हैं वो क्वांटिफिकेशन पे बेस्ड होते हैं, उनमें क्वांटिफाई करा जाता है। ठीक है, अब यहाँ पे मेन इन्वॉल्व है बेटा क्या, एंटीजन एंटीबॉडी। तो इम्यूनो एसेज के अंदर हाईली स्पेसिफिक रिएक्शन हो रहा है क्योंकि एंटीजन और एंटीबॉडी जो होते हैं वो एक दूसरे के साथ स्पेसिफिक होते हैं। वाई शेप एंटीबॉडी होती है, उसके अंदर होते हैं बेटा 2 हैवी चेन होती हैं और 2 लाइट चेन होती है। ठीक है, और ये आगे का रीजन होता है वेरिएबल रीजन। वेरिएबल रीजन ही जनरली जो होता है वो एंटीजन के साथ बाइंड करता है। तो ये वाला पार्ट जो है एंटीबॉडी का वो बाइंड करेगा किसके साथ, एंटीजन के साथ, और इसी को हम बोलते हैं FAB रीजन। ठीक है, तो ये एक बेसिक स्ट्रक्चर है। ये वाला पार्ट बहुत सिंपल है क्योंकि आपने इम्यूनोलॉजी में भी पढ़ा होगा, तो यू कैन ईजिली गो थ्रू दिस। बेसिक इम्यूनो से रिएक्शन क्या हो रहा है, एंटीजन एंटीबॉडी बाइंड करके कॉम्प्लेक्स बन रहा है। एंटीबॉडी जो टू द क्वांटिफाइबल एनालाइट, मतलब कि जो भी एंटीजन हमने डिटेक्ट करना है हम उसके अगेंस्ट की एंटीबॉडी यूज़ कर रहे हैं। अ लेबल्ड फॉर्म ऑफ द एनालाइट, एनालाइट को लेबल कर देते हैं या फिर एक सेकेंड एंटीबॉडी को लेबल कर देते हैं। सेपरेशन सिस्टम, ताकि जो अनबाउंड एंटीबॉडीज़ हैं वो निकल सके। इसका मतलब क्या है बेटा, मान लो यहाँ पे प्रेजेंट है कुछ एंटीबॉडीज़, एक सेकेंड, ये एक प्लेट है और यहाँ पे प्रेजेंट है एंटीबॉडीज। एंटीबॉडी वाई शेप की होती है ना, तो इस टाइप से एंटीबॉडीज प्रेजेंट है। ठीक है, अगर यहाँ पे हमने एंटीजन डाला तो हमने बहुत सारा एंटीजन डाल दिया। अब वो एंटीजन इन साइड्स के साथ तो बाइंड हो गया, लेकिन फ्री एंटीजन भी है, तो हम क्या करेंगे, जो फ्री एंटीजन है इसको वॉशिंग के स्टेप से रिमूव कर देंगे ताकि हमारे पास जो सिर्फ बचे वो क्या बचे, एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स बचेगा। ठीक है, अब उसके बाद क्या करेंगे, ये एंटीजन या एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स बना या नहीं बना ये हमें चेक करना है। तो चेक कैसे करते हैं, लेबलिंग करके। मान लो हमने क्या करा था, जो हमने एंटीजन डाला था उसी के अंदर हमने एंजाइम या कोई रेडियो एक्टिव मॉलिक्यूल डाल दिया था जो कलर एमिट करे, और अगर एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स बनता है, कलर एमिट होगा तो हमें पता चल जाएगा। या फिर कभी कभी क्या होता है बेटा, ये जो एंटीजन है, जैसे नीचे है एक एंटीबॉडी, यहाँ पे है एंटीजन, ठीक है, अगर ये बाइंड हो गया एंटीजन तो ये यहीं पे स्टिक रहेगा इस एंटीबॉडी के साथ। हमने क्या करा, इस एंटीजन के अगेंस्ट एक और एंटीबॉडी बना दी। ठीक है, और ये एंटीबॉडी लेबल्ड है, मान लो ये एंजाइम लिंक्ड है। अब जब हम इसके साथ सबस्ट्रेट को ट्रीट करेंगे तो एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बन गया, अगर बनेगा तो ये कलर एमिट करेगा और उस कलर चेंज की वजह से हमें पता चल जाएगा। ठीक है, तो बेसिकली हम लेबलिंग करते हैं। अ लेबल इज अ मॉलिक्यूल जो दैट विल रिएक्ट विद द पार्ट ऑफ इम्यूनो एसिड सो दैट एक चेंज वो कलर में भी हो सकता है, रेडियो एक्टिविटी में भी हो सकता है, फ्लोरोसेंस में भी हो सकता है। ठीक है, तो ये है बेसिकली इम्यूनो एसे। इम्यूनो एसे की अगर हम टाइप्स की बात करें तो इम्यूनो एसे कॉम्पिटिटिव मेथड भी हो सकता है और इम्यूनो एसे का नॉन कॉम्पिटिटिव मेथड भी हो सकता है।
ठीक है। नॉन कॉम्पिटेटिव मेथड जो हमने अभी डिस्कस करा बेटा वही था। नॉन कॉम्पिटेटिव के अंदर क्या होगा, एंटीजन एंटीबॉडी जो है वो हाईली स्पेसिफिक है। इन दिस मेथड द मेजरमेंट ऑफ लेबल्ड एनालाइट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अमाउंट ऑफ एंटीजन प्रेजेंट इन द सैंपल। मान लो यहाँ पे एंटीबॉडीज प्रेजेंट है, ठीक है। अब इधर आके एक एंटीजन बाइंड हुआ, ये यहाँ पे आके क्या हुआ, एंटीजन बाइंड हुआ, ठीक है। और फिर उसके बाद हमने क्या करा, हमने यहाँ पे लगा दी कोई लेबल्ड एंटीबॉडी। अब लेबल्ड एंटीबॉडी लगाने से ये एंजाइम के साथ लिंक्ड है, सबस्ट्रेट डालेंगे, कलर एमिट होगा, जितना ज़्यादा कलर होगा उतनी ज़्यादा ही हमारी ये एंटीजन प्रेजेंट है। तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, जितना ज़्यादा हमें कलर दिख रहा है, जितना ज़्यादा हमें लेबलिंग दिख रही है, उतना ज़्यादा एंटीजन या एनालाइट के अंदर जो क्वेश्चनेबल सैंपल है वो प्रेजेंट है, ठीक है। कॉम्पिटेटिव के अंदर क्या होता है बेटा, कॉम्पिटेटिव के अंदर दो फॉर्म्स है। कॉम्पिटेटिव मतलब कॉम्पिटिशन, ठीक है। तो इसके अंदर क्या हुआ, यहाँ पे प्रेजेंट है बेटा, ये हमने ले लिया एक एंटीबॉडी, ठीक है। अब हमने यहाँ पे क्या करा, पहले सैंपल डाला जिसको हमने चेक करना है। सैंपल के अंदर जो भी एंटीजन था मान लो वो इधर आके बाइंड हो गया, ठीक है। हमने उसके अलावा यहाँ पे एक और एंटीजन भी डाला जो कि लेबल्ड है, ठीक है। कोई और कलर ले लेते हैं, लेट्स से ब्लैक कलर ले लेते हैं, ठीक है। अब ये जो ब्लैक वाला जो एंटीजन है ना, ये लेबल्ड है, ठीक है। मतलब ये किसी एंजाइम के साथ लिंक्ड है। अब हमने इसे थोड़ी देर के लिए छोड़ दिया, उसके बाद हमने क्या ऐड करा, हमने ऐड कर दिया बेटा अब यहाँ पे सबस्ट्रेट, ठीक है। हमने क्या ऐड कर दिया, सबस्ट्रेट ऐड कर दिया। अब सबस्ट्रेट किसके साथ बाइंड करेगा, एंजाइम के साथ। यहाँ पे एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बन रहा है, यहाँ पे भी एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बन रहा है, इधर नहीं बन रहा, इधर नहीं बन रहा, इधर नहीं बन रहा। जहाँ पे एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बन रहा है वहाँ पे कलर एमिट होगा, लेकिन ये कलर तो बेटा वो प्रोड्यूस कर रहे हैं ना जो एंटीबॉडी, जिस एंटीजन को हम चेक नहीं कर रहे थे, ये तो हमने लेबल ले लिया। तो कॉम्पिटेटिव में क्या होगा कि जो सैंपल के अंदर का एंटीजन है और जो हमारा लेबल्ड एंटीजन है, जिसको जैसे मैंने ब्लैक कलर से लिया था, ये हमारा एंजाइम लिंक्ड एंटीजन है जो हमने अलग से डाला है। अगर ये जाके एंटीबॉडीज से ज़्यादा बाइंड हो रहा है तो इसका मतलब सैंपल के अंदर जो एंटीजन है वो कम है। तो जितना ज़्यादा हमें कलर चेंज नज़र आएगा उतना कम सीरम के अंदर या सैंपल के अंदर एंटीजन प्रेजेंट होगा। तो कॉम्पिटेटिव के अंदर उल्टा होता है कि जितना ज़्यादा कलर देखने के लिए मिल रहा है उतना कम हमारा एंटीजन प्रेजेंट है, ठीक है। तो यहाँ से देखते हैं, लेबल्ड एनालाइट इन द सैंपल इज मेजर्ड बाय द एबिलिटी टू कम्पीट विद द लेबल्ड एंटीजन। तो जो अनलेबल्ड एनालाइट है, एनालाइट जिस सैंपल को बेसिकली चेक कर रहे हैं उसकी एबिलिटी हम मेजर करते हैं और साथ में लेते हैं एक लेबल्ड एंटीजन। तो हमने दो एंटीजन लिए, एक एंटीजन हमने खुद से लिया जिसके साथ एंजाइम लिंक था, दूसरा एंटीजन वही जो हमारा सैंपल में था। द अनलेबल्ड एंटीजन ब्लॉक कर लेगा बाइंडिंग साइट को, बाद में फिर हम डालेंगे लेबल्ड एंटीजन ताकि जितने एंटीजन फ्री बचे थे वहाँ पे जाके लेबल्ड एंटीजन जो है वो अटैच हो जाए, ठीक है। कॉन्सिक्वेंटली इन अ कॉम्पिटेटिव इम्यूनोएसे फ्यूअर लेबल्ड एंटीजन मीन्स मोर अनलेबल्ड। अगर लेबलिंग हमें कम नज़र आ रही है, कलर चेंज हमें कम जगहों पर नज़र आ रहा है, तो इसका मतलब जो एनालाइट के अंदर एंटीजन प्रेजेंट है वो ज़्यादा है, ठीक है। उसके बाद है रेडियो इम्यूनोएसे। रेडियो इम्यूनोएसे भी बेटा बहुत ईजी होता है। जैसे अगर आपने एलाइजा पढ़ा हुआ हो, ये जैसे अभी मैंने बताया कि एक एंटीबॉडी हम ले लेते हैं, हमने यहाँ पे क्या करा, एक एंटीबॉडी ली, ये एलाइजा का एक टाइप बता रही हूँ। एंटीबॉडी के साथ हमने एक एंटीजन को बाइंड करवाया। अब हमें चेक करना है एंटीजन यहाँ पे है या नहीं, तो हमने क्या करा, ये वाला जो एंटीजन है ना बेटा, इसके अगेंस्ट हमने एक और एंटीबॉडी यहाँ पे डाली, ठीक है। और ये एंटीबॉडी किसी एंजाइम के साथ लिंक्ड है। अब एक चीज़ समझो, अगर ये एंटीजन यहाँ पे प्रेजेंट नहीं होता, ये वाला एंटीजन अगर प्रेजेंट नहीं होता तो ये एंटीबॉडी इधर आके अटैच नहीं होती, ठीक है। तो हमने एक एंजाइम लिंक्ड एंटीबॉडी डाली, फिर सबस्ट्रेट डालेंगे, कलर चेंज होगा, वो हो जाएगा एलाइजा। अगर मैं अपनी गिवन एंटीबॉडी को एंजाइम से ना लिंक करके किसी रेडियो एक्टिव एलिमेंट के साथ लिंक कर दूँ, जैसे कि आयोडीन 125 के साथ, तो वो रेडियो एक्टिविटी एमिट करेगा बाद में, तो उसको बोल देंगे रेडियो इम्यूनोएसे। फ्लोरो इम्यूनोएसे में क्या होगा, जो एंटीबॉडी होती है उसको हम फ्लोरोसेंट प्रोब के साथ, किसी फ्लोरोसेंट कलर के साथ लिंक कर देते हैं ताकि फिर वो फ्लोरोसेंस एमिट करेगा, ठीक है। कीमोल्यूमिनेसेंस के अंदर क्या होता है कि हम कोई भी एक ऐसा मॉलिक्यूल, एक्रिडीनियम एस्टर डाल दिया, जो क्या करेगा, जब एंजाइम सबस्ट्रेट अगर रिएक्ट होते हैं तो वो फोटोन ऑफ लाइट एमिट करेगा जिसकी वजह से कलर प्रोड्यूस होगा। तो मतलब कोई ऐसा केमिकल है जो कि कलर प्रोड्यूस कर रहे हैं। तो ये हमारे इम्यूनोएसे के अलग अलग टाइप हो गए, रेडियो इम्यूनोएसे, एलाइजा, फ्लोरो और केमील्यूमिनेंस। और अगर हमसे मेन पूछा जाए कि कौन से दो टाइप ऑफ इम्यूनोएसे है, तो वो कॉम्पिटेटिव इम्यूनोएसे और नॉन कॉम्पिटेटिव इम्यूनोएसे, ठीक है। सो यहाँ से आप रेडियो एक्टिव इम्यूनोएसे पढ़ सकते हो, ये बहुत ही सिंपल है। इसकी जो टेक्निक है एक बार यहाँ से डायग्राम से डिस्कस करते हैं, जस्ट अ मिनट, यस, ये रहा बेटा। आप अगर यहाँ पे डायग्राम पे देखोगे तो हमने क्या करा, नॉन क्वांटिटी ऑफ एंटीजन जो था उसके साथ रेडियो एक्टिव लेबलिंग कर ली। रेडियो एक्टिव जो है वो हमने जोड़ लिया किसका, आयोडीन का।
अब जो रेडियो एक्टिव लेबल एंटीजन था, मतलब जो हमारे पास पहले से सैंपल है, हमने उसके अंदर एक रेडियो एक्टिव आयोडीन डाल के उसको थोड़े टाइम के लिए बाइंड होने के लिए छोड़ दिया, ठीक है। उसके बाद हमने क्या करा, उस एंटीजन को बाइंड करा एक नोन अमाउंट ऑफ एंटीबॉडी के साथ, ठीक है। फिर कुछ देर के लिए एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स बनने दिया। अब उसको हमने सैंपल कंटेन एन अननोन क्वांटिटी ऑफ द सेम एंटीजन इज एडिड। अब हमने एक और सैंपल डाला जिसके अंदर एक अननोन क्वांटिटी ऑफ एंटीजन जो है वो प्रेजेंट है। अनलेबल्ड एंटीजन फ्रॉम द सैंपल कंपीट विद द लेबल्ड। अब यहाँ पे क्या कर रहे हैं, कॉम्पिटिटिव कर रहे हैं। हमारा जो पहले सैंपल था, तो यहाँ पे हम 2 एंटीजन ले रहे हैं, सॉरी यहाँ पे हमने 2 एंटीजन लिए, एक एंटीजन 1 जिसको हमने लेबल कर दिया आयोडीन से, एक एंटीजन 2 जिसको बेसिकली हमें मेजर करना है, जो हमारे सैंपल के अंदर हमारे एनालाइट के अंदर प्रेजेंट है, इसको हमने लेबल नहीं करा। हम ये दोनों एंटीजन जो है वो मिक्स कर रहे हैं एंटीबॉडी के साथ, एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स बनेगा। अब बेटा यहाँ पे एंटीबॉडी है, ठीक है, इनके बीच में कॉम्पिटिशन होगा, कुछ एंटीजन जाके इस एंटीबॉडीज़ के साथ बाइंड करेंगे और कुछ एंटीजन जाके इस एंटीबॉडी के साथ बाइंड करेंगे। उसके बाद क्या करेंगे, हम इसकी एक्टिविटी मेजर करेंगे, इसको चेक करेंगे, इसके अंदर जो भी कलर प्रोड्यूस हो रहा है, रेडियो एक्टिविटी जो इसके अंदर प्रोड्यूस हो रही है वो किससे चेक करेंगे, गामा काउंटर से, ठीक है। किससे चेक करेंगे, गामा काउंटर एक मशीन होती है जिसके अंदर हमें अपनी प्लेट्स बस सिंपली डाल देनी होती है और वो रीड करके बता देता है। तो अगर सपोज करो मुझे लेबलिंग ज़्यादा मिली, रेडियो एक्टिविटी ज़्यादा मिली, तो इसका मतलब बेटा उसके अंदर A1 वाली, ठीक है, A1 वाली एंटीबॉडी ज़्यादा है जिसको हमने लेबल करा था, और जो सैंपल वाली एंटीबॉडीज़ है वो कम है जो लेबल नहीं थी, ठीक है। तो जितनी ज़्यादा लेबलिंग हमें दिखने के लिए मिलेगी, इसका मतलब हमारे एनालाइट के अंदर एंटीजन जो है वो उतना कम है, ठीक है। अगर आप एलाइजा कर चुके हो या आप एलाइजा पढ़ोगे तो ये टॉपिक आपको पढ़ने में और ईजी लगेगा, क्योंकि ये सारे बहुत ज़्यादा रिलेटेड है। एलाइजा ऑलरेडी एक सेपरेट वीडियो में कवर है जिसमें हम उसके डायरेक्ट, इनडायरेक्ट, सैंडविच एलाइजा, कॉम्पिटेटिव एलाइजा सारे के सारे पढ़ चुके हैं, ठीक है बेटा। विद दिस आई एम डन विद ब्लॉक नंबर 4, क्योंकि ब्लॉक नंबर 4 के 3 में से 2 चैप्टर्स मुझे लग रहे थे बहुत इंपॉर्टेंट है, चैप्टर नंबर 10 एंड 12। चैप्टर नंबर 11 को हमने ज़्यादा डिस्कस इसलिए नहीं करा क्योंकि उसके अंदर ऐसे टर्मिनोलॉजी और ऐसे प्रोसेस है, द वंस विच यू आर नॉट अवेयर ऑफ अर्लियर किसी भी सब्जेक्ट में आपने वो नहीं करे हुए। सो चैप्टर 10 और 12 को अच्छे से करो। होप यू फाइंड इट यूजफुल। ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच।